हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीओ अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग करेंगे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो हमने 10th लेक्चर में क्या क्या किया था। हमने डाइपोल की एक्सिस पे, उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे और उस पे किसी रैंडम पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना हमने सीखा था। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। मैंने आपको बताया था कि डाइपोल वाला फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब चार्जेस बहुत ही पास गिवन हो। ठीक है ना, जब बहुत ही ज़्यादा पास चार्जेस गिवन हो तब आप डाइपोल वाला फॉर्मूला आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आज हम इसके आगे करते हैं। आज हम बेसिकली करेंगे क्या, दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स हम निकालना सीखेंगे। अगर दो डाइपोल रखे हुए हैं उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हम सीखेंगे। और फिर हम क्या देखेंगे कि डाइपोल के वजह से अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क कितना आता है या फोर्स कितना आता है, ये सारी चीज़ें आज हम निकालना सीखेंगे। और उसके बाद हम अपना कंडक्टर का थोड़ा सा पार्ट करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्टर का जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लो आप लोग और नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्या, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स। डाइपोल अगर मैं बोलता हूं तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या गिवन है आपको। ये एक डाइपोल गिवन है जो है P1 वेक्टर, और इसी के एक्सिस पे डिस्टेंस r पे आपको एक दूसरा डाइपोल गिवन है जो है P2 वेक्टर। ठीक है ना, P1 वेक्टर और P2 वेक्टर, दो डाइपोल आपको गिवन है। इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, r है। ठीक है, r इनके बीच की डिस्टेंस है। अब हमें बताना है कि इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो हमें अगर पूछा जाए कि डाइपोल 1 के कारण डाइपोल 2 पे कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे अगर पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले डाइपोल 1 के कारण डाइपोल 2 के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम वो निकाल लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे किसी भी इस पॉइंट पे तो कितना मिलेगा, किसी भी डिस्टेंट पॉइंट पे अगर वो एक्सिस पे है तो एक्सिस के लिए क्या मिलता है हमें, 2k P1 डिवाइडेड विद r क्यूब, यही तो मिलता है हमें, 2k P1 डिवाइडेड विद r क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जिसका मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। तो ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। अब हमें अगर डाइपोल पे फोर्स निकालना है, डाइपोल 2 पे फोर्स ऑन डाइपोल 2 ये निकालना है अगर मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा डाइपोल है, डाइपोल कितना लूंगा मैं, P2, डाइपोल मेरा कितना है P2 इंटू DE/dr में कर दूंगा। ठीक है ना, अगर आप इससे निकालोगे तो इससे आपका फोर्स मिल जाएगा, तो DE/dr में कर दूंगा। तो अब अगर यहां पे मैं वैल्यू रखूं P2 और D/dr और यहां पे कितना मिल जाएगा बताओ आप, 2k P1/r क्यूब। अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड हो चुका है, वहां पे जाके आप डिफरेंशिएशन देख सकते हो। 3rd लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो यहां पे हम अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना दिया हुआ है, P2 कितना गिवन है, ये आपको P2 दिया हुआ है इनटू, अब यहां पे 2kP हमारा बाहर आ जाएगा, 2k P1 हमारा बाहर आ जाएगा, और D/dr ऑफ 1/r क्यूब मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, बस इसको क्या करो आप डिफरेंशिएट कर दो। तो यहां पे ये मेरा P2 है तो कितना मिला, 2k P1 P2, और इसको आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा आपको बताओ आप,
इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो -3 डिवाइडेड विथ r पावर 4, -3 डिवाइडेड विद r पावर 4 मिलेगा इसका डिफ्रेंसिएशन। इसको हम कैसे करेंगे, आप इस तरीके से कर लोगे, इसको r पावर -3 कर लोगे तो आप d बाई डी आर अगर निकालोगे r पावर -3 का तो n मिलता है, n कितना है -3 इंटू r पावर -3 -1 तो कितना मिल जाएगा -3 डिवाइडेड विद ये r पावर -4 देगा तो r पावर 4 आपका नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर ये निकालें फोर्स हमने किसकी डायरेक्शन में देखा था, इस डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा -2k P1 P2 बाई r पावर 6, यहाँ पे 6 मिलेगा ना, 3 इंटू 2 6k P1 P2 बाई r पावर 4। ये मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, जो डाइपोल पे फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू मुझे मिल गई जो P2 पे फोर्स लगेगा। अब ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, इधर की डायरेक्शन में, R की डायरेक्शन में ना हो कि ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, सो वी कैन से दैट the force is attractive in nature, नेचर में क्या होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो कितना आएगा 6k P1 P2 बाई r पावर 4, ये आ गया आपका फोर्स की वैल्यू। फटाफट आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम उसके बाद देखते हैं कोई प्रॉब्लम, इस पे हम लोग देख लेते हैं 1-2 प्रॉब्लम। ठीक है, चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 6k P1 P2 बाई r पावर 4 पे हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब क्या दिया हुआ है, एक्सिस पे एक डाइपोल दिया हुआ है, P1 हमारा कितना है 2 क्रॉस 10 पावर -5, 2 क्रॉस 10 पावर -5, और इसकी वैल्यू कितनी है, कूलम मीटर। ठीक है ना, Q इंटू डी होता है, और P2 आपको गिवन है, P2 कितना है 10 पावर -6 कूलम मीटर, और R इनके बीच की गिवन है, R हमें कितनी गिवन है, मान लो आपको गिवन है 100 मीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनके बीच फोर्स कितना लगेगा। फोर्स आपको बताना है, आप इसे 100 मीटर मतलब 10 मीटर ले लो। ठीक है, फोर्स बताना है, फोर्स आप इस पे कितना लगेगा। तो इसको आप फटाफट सॉल्व करो, सिंपल सी प्रॉब्लम है बिल्कुल, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको बताता हूं। देखो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, हमारा फॉर्मूला लगा दो यही 6k P1 P2 बाई r पावर 4। अब वैल्यू रख दो, 6k की वैल्यू 9 क्रॉस 10 पावर 9 क्रॉस P1 की वैल्यू 2 क्रॉस 10 पावर -5 क्रॉस 10 पावर -6 P2 की वैल्यू हो गई, डिवाइडेड विथ 10 पावर 4, तो ये कितना मिलेगा 10 पावर 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना मिलेगा 9 क्रॉस 2, 9 2 जा 18, 18 क्रॉस 6, 18 क्रॉस 6 करोगे 108 क्रॉस 10 पावर कितना मिल जाएगा 5 6 -11 मिलेगा, और यहाँ पे करोगे 10 पावर -2 क्रॉस 10 पावर -4, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको 1.08 क्रॉस 10 पावर -4 न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी।
चलो कर लिया होगा। अब एक दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है, दो डाइपोल हमें गिवन है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे एक छोटा सा डाइपोल हमें गिवन है और एक डाइपोल यहाँ से पे हमें गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका डाइपोल मोमेंट है P1, इसका डाइपोल मोमेंट है P2। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है जो ये डाइपोल P1 आपका दिया हुआ है, ये कितने पे दिया हुआ है, 0, L पे दिया हुआ है, 0, L। और ये जो डाइपोल है वो कितने पे दिया हुआ है, L, 0 पे, ठीक है, 0, L और L, 0 पे दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, सबसे पहले तो आपको बताना है P2 पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये आपको बताना है। तो अगर P1 इधर है तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माइनस चार्ज रहता है, इधर प्लस चार्ज रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा, दो कंपोनेंट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर आप एंगल देखो तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा। अब अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं, P1 वेक्टर को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको मैं बोल देता हूं ER1, इसको मैं बोल देता हूं Eθ1, ठीक है, Eθ1 और ER1 अगर मैं बोल देता हूं, तो अगर मुझे निकालना हुआ ER1 कितना मिलेगा मुझे, ठीक है, ER1 मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, P को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूंगा। P को दो कंपोनेंट में अगर आप रिजॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये कंपोनेंट मिलेगा, ये कितना होगा P/√2, P1/√2 मिलेगा, और एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में मिलेगा, ये भी कितना होगा P1/√2, यही तो होगा, दोनों कंपोनेंट P1/√2 होंगे। ER अगर आपको लिखना है तो 2K P1/√2 डिवाइडेड विद R3, यही तो मिलता है, R3 हो गया, 2K P1 डिवाइडेड विद R3 कितना मिल गया, √2K P1/R3, ये मिल गया, R1 मिल गया। अब Eθ1 आपको निकालना है, Eθ1 कितना मिलेगा बताओ आप, ये वैल्यू Eθ1 अगर आप निकालो तो कितना मिलेगा आपको, 2K P1/√2, ठीक है, P1/√2 डिवाइडेड विद R3, ठीक है, तो कितना मिल गया आपको, यहां से 2 नहीं मिलेगा, यहां सिर्फ K मिलेगा ना, सिर्फ K मिलेगा, तो K P1/√2 R3, ये मिल गया आपको Eθ1, ठीक है, ER1 मिल गया यहां पे, ER1 और Eθ1 मिल गया, दोनों आपको मिल गए। अब आपको अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P2 से कितना एंगल बना रही है, P2 से अगर हम पूछें, या हम अगर पूछें ER से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है तो इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा, हम मान लेते हैं रिजल्टेंट इधर आता है E1 इधर आएगा, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, यहाँ अल्फा एंगल बनाएगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। अगर अल्फा एंगल है तो आपको अल्फा बताना है कि अल्फा कितना आएगा, तो आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये जो है ये और ये ER1 और Eθ1 एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, तो अगर आपको tan अल्फा निकालना हुआ, tan अल्फा कहीं पे निकालना हुआ, तो आप क्या करोगे, Eθ1 डिवाइडेड विद ER1, यही तो करोगे आप। अब tan अल्फा से Eθ1 आप वैल्यू रख दो, Eθ1 कितना मिलेगा, K P1/√2 R3, K P1/√2 R3, ठीक है, डिवाइडेड विथ क्या मिलेगा, √2K P1/R3, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, R3
डिवाइडेड विद √2 KP1, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा, डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा ये, और ये एज इट इज रहेगा KP1 बाई √2 R3। तो KP1 आपका कैंसिल हो गया, R3 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया 1/2। तो अगर मैं अल्फा आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये आपका एंगल आ गया अल्फा। तो अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ, या वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रेडियल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, तो उसको निकालने के लिए आप इसी का यूज करोगे, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दें तो क्या होता है। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को अगर रख दें तो क्या होता है। तो आप खुद से पहले देखो, आप उसको एनालाइज करो थोड़ा कि क्या हो सकता है अगर डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं तो क्या आएगा, ये हमें देखना है। if a dipole is placed in an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है तो क्या होगा। देखो अब यहां पे आप समझो, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका कोई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। यहां पे क्या करा आपने, किसी डाइपोल को आपने रख दिया। ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, लेकिन मैं बहुत ही इसको इनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, ये अगर डाइपोल की डायरेक्शन है तो ये -q होगा और ये +q होगा, यही तो होगा। तो अब अगर आप देखो डाइपोल पे, अगर आप देखो तो -q की वजह से एक फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स कितना होगा EQ लगेगा, और एक फोर्स आपको इस चार्ज +q की वजह से लगेगा जो इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना लगेगा, वो भी कितना होगा EQ लगेगा, यही तो लगेगा। तो अगर हम F नेट देखें तो कितना आएगा 0। हमारा नेट फोर्स जो आता है, अगर हमारा कोई डाइपोल हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लेस्ड है तो उस पर नेट फोर्स कितना आता है, 0 आता है। नेट फोर्स हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो F नेट तो हमारा 0 आ गया। अब हम देखते हैं इस पे, क्या इस पे टॉर्क आ सकता है, क्या इस पे टॉर्क आ सकता है। तो इसको हम देखते हैं, टॉर्क को हम एनालाइज करते हैं। तो अगर हम ऐसे रखें तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें, इस पॉइंट के अबाउट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ आप, d/2 होगी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी आपकी कितनी होगी d/2। तो अगर हम इस पे टॉर्क निकालें, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क निकालें, टॉर्क टाउ, तो कितना मिलेगा बताओ आप, QE इंटू d/2, यही तो मिलेगा। इसका टॉर्क किधर रहेगा, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो क्लॉकवाइज को मैं प्लस ले लेता हूं, QE इंटू d/2 प्लस इसको जो ये इधर घुमाएगा, ये कितना मिलेगा आपको, d/2 नहीं मिलेगा ना। ये वाला एंगल अगर हम मान लेते हैं थीटा, यहां से अगर हम, ये d/2 डिस्टेंस है, ये वाला एंगल हम कितना मान लेते हैं, थीटा है, तो d/2 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, d/2 साइन थीटा मिलेगा, d/2 साइन थीटा मिलेगा, प्लस अगर हम दूसरा देखें Q इंटू E इंटू d/2 साइन थीटा, दूसरा भी मिलेगा हमें, यही तो मिलेगा d/2 साइन थीटा, इसकी भी डिस्टेंस आएगी। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो d/2 साइन थीटा मिलेगा। तो अब अगर दोनों को आप अगर एक साथ देखो तो कितना मिलेगा आपको बताओ, QE इंटू D साइन थीटा,
अब अगर आप टॉर्क लिखो तो कितना लिख सकते हो आप, क्यू डी को आप पी कर दो, पी ई साइन थीटा। ये क्या होता है, अगर टॉर्क आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या मिल जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये आपको टॉर्क मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर टॉर्क आपको देखना है तो क्या मिल जाएगा आपको, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो कितना मिल जाता है बताओ आप, पी इंटू ई साइन ऑफ थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल है थीटा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे टॉर्क निकालोगे। तो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स इस पे क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन इस पे टॉर्क जो आएगा वो P क्रॉस E के बराबर आएगा। ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, इसकी एनर्जी कितनी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फॉर्मूला लिखें U, तो वो कितना आता है, माइनस ई वेक्टर डॉट भी कर सकते हो या पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर करो, ये ज्यादा आपको, क्योंकि हमने इसको पी क्रॉस ई लिया ना, तो पी डॉट ई, ये आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें किसी डाइपोल का निकालना है तो हम पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर करेंगे, लेकिन ये आप तभी करोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या दिया हो, यूनिफॉर्म दिया हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है। अब अगर हम देखें कि टॉर्क का, इसका डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, हम क्या देखें, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब आप बताओ, अगर डाइपोल को आपने किसी एंगल पे रखा तब तो एक टॉर्क लगेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं। अगर आपने उसको ऐसे प्लेस कर दिया, यहां पे इस तरीके से आपने उसको प्लेस कर दिया, ये क्या है आपका माइनस क्यू है और ये क्या है आपको प्लस क्यू है। तो अगर डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस कर दिया आपने, तो वो क्या आएगा, ये इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब क्या हो गया कि इसको अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, अगर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। उसी इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है कि आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताता हूं। ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब मैं दिखाता हूं आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या आएगा। अगर मैंने यहीं पे जो मेरा डाइपोल है उसको मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया, ठीक है। अगर मैंने अपने डाइपोल को, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब डाइपोल को मैंने कुछ ऐसा रख दिया, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है। अब मैंने डाइपोल को ऐसे रख दिया तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब बताओ अगर यहां से हम थोड़ा सा डाइपोल को टिल्ट करें, हमने मान लिया हम डाइपोल को दूसरी कंडीशन में कैसे करते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दें, कुछ ऐसे कर दें, हम थोड़ा सा हम इसको टिल्ट कर दें तो माइनस क्यू है तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा, और प्लस क्यू है तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये क्या करना चाहेगा, इसको इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा, इस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा। तो
ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या हो गया, चेंज होना चाहेगा, ये अपने आप को अलाइन करना चाहेगा कुछ इस डायरेक्शन में टॉर्क की वजह से। तो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है इसका, अनस्टेबल, इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको फोर्स देके इसको थोड़ा सा घुमा दे तो ये पूरा का पूरा चेंज होने की कोशिश करेगा, अपने आप को दूसरे डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में जब आपने देखा था उसमें क्या होता था, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ये क्या था आपका, प्लस क्यू था, और क्या था, ये माइनस क्यू था। तो जब आपने इसको इस पोजीशन से, जो आपका ये वाली पोजीशन थी, इससे आपने डिस्टर्ब किया तो प्लस क्यू पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फिर से इसको सेम कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, फिर से सेम कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इस पे एक एसएचएम की प्रॉब्लम करवाता हूं, ठीक है ना, कि ये एसएचएम कैसे करेगा। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इस पे एक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे एक डाइपोल हमारा रखा हुआ है, कुछ ऐसे हमारा डाइपोल रखा हुआ था, ये था माइनस क्यू और ये था प्लस क्यू। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया हमने इसको। ये एंगल ये कितना बना रहा है, ये एंगल ये बना रहा है थीटा, और थीटा जो है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा एंगल क्या है हमारा, बहुत ही स्मॉल एंगल, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो यहां पे बताओ, यहां पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, यहां पे चार्ज क्या है आपका प्लस क्यू, और यहां पे चार्ज क्या है माइनस क्यू। तो अगर आप इस पे टॉर्क देखो, अगर आप इस पे टॉर्क देखो तो टॉर्क कितना मिलेगा आपको, टॉर्क मिलेगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यही तो मिलेगा, पी ई साइन थीटा मिलेगा। और थीटा आपका बहुत ही स्मॉल है, थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो इसको हम क्या करेंगे, पी ई इंटू थीटा हम लिख सकते हैं। अब ये जो टॉर्क लग रहा है वो कैसे लग रहा है, वो एज ए रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, वो रीस्टोरिंग टॉर्क की तरह काम कर रहा है। तो टॉर्क आपका क्या होता है, आई इंटू अल्फा, क्या होता है, आई इंटू अल्फा इक्वल टू पी ई, ये क्या होगा, रीस्टोरिंग है तो इसको आप माइनस कर दोगे इंटू थीटा, ठीक है। तो अगर आप अल्फा निकालो तो कितना मिलेगा, माइनस पी ई बाई आई इंटू थीटा। ये किसकी कंडीशन है, अल्फा इक्वल टू पी ई, अल्फा, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये किसकी कंडीशन है, एसएचएम की कंडीशन है, एसएचएम की कंडीशन ये गिवन है, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है ना। अब इसको अगर आप यहां से लिखो तो आपको इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको ओमेगा कितना मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा आपको रूट अंडर पी ई डिवाइडेड विद आई। और अगर आपको निकालना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अगर आपको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसको आप रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी इंटू ई, ये आ जाएगा आपका एसएचएम का टाइम पीरियड। तो अगर कोई डाइपोल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो अगर आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना, एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड अगर आपको निकालना हुआ तो ये आएगा। यहां पे आप लिख लेना, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल। डाइपोल का क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। पी को आप जानते हो डाइपोल मोमेंट है, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वैल्यू आती है। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। कंडक्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तो आज हम बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे कुछ कुछ। चलो कर लिया होगा आपने, तो इसको मैं रब करता हूं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, पीछे का जो छूटा हुआ है आपका क्वेश्चन थोड़ा हम लोग और उसमें करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वही करके आज हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको, एक सिलिंड्रिकल वायर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। ये सिलिंड्रिकल वायर है आपका, इसको इस तरीके से आप मान लो, ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है, और इसकी रेडियस गिवन है हमें। इसके एक्सिस से अगर हम देखें, एक्सिस से इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है। कैपिटल आर इसकी रेडियस है। अब इसमें r/2 रेडियस की एक कैविटी हम बना देते हैं। r/2 रेडियस की हम क्या बना देते हैं, इसमें एक कैविटी बना देते हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस r/2 है, ठीक है। अब इसी कैविटी के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारा P, ठीक है ना। 2r डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट P है। अब उस पे आपको बताना है, क्या बताना है आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, वो गिवन है 23 रो आर, 23 रो आर डिवाइडेड विथ 16k एप्सिलॉन नॉट, 16k एप्सिलॉन नॉट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, k बताना है, k की वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है। और ये क्वेश्चन है जेई 2012 का, ये क्वेश्चन किसका है, जेई 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेई 2012 का क्वेश्चन है, तो के आपको बताना है, ये चीज आपको दी हुई है, ठीक है। अब आप बताओ किसी पॉइंट P पे क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, कितना है, रो है, रो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं, आप उसको मैच करोगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आप बताओ, अगर ये एक सिलेंडर है जिसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो अगर आपको इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। कैसे आप निकालोगे, रो इंटू इसका एरिया, एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये तो इसका किसी एल लेंथ के लिए, किसी एल लेंथ के लिए क्या आ गया, इसका चार्ज आ गया टोटल। इसको आप किससे कैलकुलेट कर दो, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल से कैलकुलेट कर दो, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू। तो एल और एल आपका कैंसिल हो गया, तो लैम्डा कितना मिल गया, पाई आर स्क्वायर इंटू रो। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने लैम्डा क्यों निकाला, क्योंकि इसको मैं एज ए वायर की तरह मैं ट्रीट करूंगा। तो अगर मैं वायर की तरह ट्रीट करता हूं तो इनफाइनाइट वायर के कारण किसी पॉइंट पे जो एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, 2r डिस्टेंस पे, उस पे आपका फोर्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो E कितना आएगा बताओ आप। इसमें सबसे पहले मैं वायर के कारण निकालूंगा। वायर के कारण जब मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये कितना आया, 2k लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2k लैम्डा बाई आर आएगा ना, 2k लैम्डा बाई आर, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं लैम्डा की, लैम्डा की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू रो, 2 इंटू के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या रखोगे आप,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड विथ आर, यही तो मिलेगा। आर की वैल्यू कितनी है, 2r गिवन है हमें। आर की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, 2r हमें गिवन है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है 2r। तो इससे आप निकालो, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप निकालोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा आपको, बताओ आप। रो आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये मिलेगा। रो आर स्क्वायर, इसको आप करोगे तो रो आर स्क्वायर मिलेगा। चलो ठीक है, ये मिलेगा। अब इसको अगर आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो कितना मिल गया आपको, रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर मिल गया। ठीक है, तो E1 अगर मैं इसको E1 बोल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 अगर मैं बोल दूं तो कितना मिल गया मुझे, रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है ना, 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आर आर कैंसिल होगा, तो ये कितना मिल गया, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो आप, कैविटी के कारण, इस कैविटी के कारण इस पॉइंट पे आप क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ, ये क्या था, बिकॉज ऑफ वायर था। अब निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ कैविटी, बिकॉज ऑफ कैविटी। कैविटी कितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये हमें निकालना है। तो कैविटी का अगर आप लिखो यहाँ पे, अगर हम उसको बोल दें, इसको हमने मान लिया ये E1 है, तो अगर हम उसका लिखें तो कैविटी के कारण KQ बाई आर स्क्वायर होता है, KQ बाई आर स्क्वायर होता है। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, इसको मैं मान लेता हूँ E2, ये कितना है हमारा E2 है, तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, पाई आर क्यूब, r/2 का क्यूब मिलेगा ना, पाई r/2 का क्यूब इंटू रो डिवाइडेड विथ आर। आर कितना है आपका, 2r होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब यहां से आप बताओ कितना मिलेगा, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया आप बताओ। यहां से मिल जाएगा आपको रो आर क्यूब बाई 3 क्रॉस 8 क्रॉस 4 क्रॉस आर स्क्वायर, यही तो मिलेगा। यहां से क्या मिल जाएगा, रो आर क्यूब डिवाइडेड विथ 3 क्रॉस 8, ये 8 होगा, और यहां पे क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, यही मिलेगा। अब यहां से निकालो आप वैल्यू कितनी आ रही है इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, रो आर डिवाइडेड विथ कितनी मिल जाएगी, 4 और 3 को आप मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 और 12 8 जा कितना आएगा, 96 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। ये आ गई आपकी E2 की वैल्यू। ठीक है ना, ये E2 की वैल्यू आ गई और ये E1 की वैल्यू आई थी। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, 2 मान लो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आपको E नेट निकालना हुआ, E नेट तो कितना होगा बताओ आप, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 होगा। अब यहां वैल्यूज रख दो, सब आप वैल्यूज रखो आप, तो कितना मिलेगा आपको, रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो आर बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको भी आपको क्या करना है, 96 करना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 24 से मल्टीप्लाई करना, 24 रो आर माइनस रो आर डिवाइडेड विथ 96 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना मिल गया ये 23 रो आर डिवाइडेड विथ 96 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको E की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू आपको इतनी गिवन है, ये वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर दो, तो कितना गिवन है आपको, इसको E नेट की वैल्यू आप रख दो 23 रो आर बाई 16 K एप्सिलॉन नॉट।
यही तो मिलेगा, यहाँ मिलेगा 23 रो आर बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, रो आर कैंसिल हुआ, 23 कैंसिल हो गया। तो अब आप 96 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 16k को इधर ले जाओ आप। 96 इक्वल टू 16k। तो अगर आपको k निकालना है तो कितना मिलेगा, 96 डिवाइडेड बाई 16। यहां से कितना मिल जाएगा, k इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिकल आपका शेप है, उसके अंदर में 3 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है ना। एक क्यूब है आपका जिसकी साइड लेंथ है a, ये आपका क्यूब है, ठीक है ना। ये क्यूब है आपका, ठीक है, जिसका सेंटर कहां है, ओरिजिन पे है। सेंटर कहां है, सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब इज एट ओरिजिन पे है, ठीक है ना। और यहां पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं। 3 चार्जेस कहां पे रखे हुए हैं, 3q रखा हुआ है, 0,0,0 पे, और उसके बाद -q रखा हुआ है, (0,a/4,0) पे, ठीक है। और -q एक और रखा हुआ है, वो कितने पे है, 0,-a/4,0 पे, ठीक है ना। ये 3 चार्जेज आपके क्यूब के अंदर रखे हुए हैं, क्यूब के अंदर है ये, ठीक है। अब आपको बताना है सभी फेसेस से फ्लक्स कितना पास करेगा, फ्लक्स आपका कितना होगा इसमें से। ये किसका क्वेश्चन है, जेईई 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेईई 2012 का क्वेश्चन है। तो अब इसको आप सॉल्व करो, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूं आपको। सॉल्व कर लो आप। चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो बताता हूं। अब यहां पे देखो आप, अगर आप नेट फ्लक्स निकालो, नेट फ्लक्स कितना आएगा बताओ आप, Q इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 3Q -Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो YZ वाली सरफेस है, XZ वाली जो सरफेस है और इधर वाली जो XZ वाली सरफेस है, उन दोनों सरफेस से फ्लक्स सेम पास होंगे या डिफरेंट पास होंगे। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये ओरिजिन पे एक चार्ज है, एक चार्ज आपका, अगर मैं इसको y डायरेक्शन मानता हूं, इसको मैं x डायरेक्शन मानता हूं, इसको मैं y डायरेक्शन मानता हूं, और इसको मैं z डायरेक्शन लेता हूं, ठीक है। यहां पे ओरिजिन पे आपका क्या है, ये तो क्यूब आपका गड़बड़ हो गया यहां पे, क्योंकि क्यूब आपका क्या है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, क्यूब का सेंटर, ठीक है ना, कोई कॉर्नर उसका ओरिजिन पे नहीं है, ठीक है। यहां पे अगर आपको दिया हुआ है, अब देखो यहां पे 3Q है, -Q a/4 पे रखा हुआ है और -Q a/4 पे रखा हुआ है। तो आप ये एक सरफेस इमेजिन करो, a/4, ये आपका क्या है, मैं आपको पेन इससे मार्कर से दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा बढ़िया से क्लियर होगा। ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना, इस टाइप से है। ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जो आपका क्यूब है उसका सेंटर कहां पे है, यहां पे है, जो इसका ओरिजिन है।
अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अब दो चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। तो एक्स जेड वाला जो प्लेन आएगा, इधर जो एक्स जेड वाला प्लेन आएगा, एक्स जेड वाला प्लेन आएगा और इधर जो एक्स जेड वाला प्लेन आएगा, दोनों से फ्लक्स आपको बताना है सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। यहां माइनस क्यू है, सिमिलरली यहां भी माइनस क्यू है, सेंटर पे 3 क्यू है। तो आप अगर देखोगे इस फेस से और इस फेस से, तो दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी तो है। यहां माइनस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, यहां क्यू है। तो जब आप यहां पे देखोगे तो माइनस क्यू आपका a/4 पे मिलेगा, एक किस पे मिलेगा, a/2 पे मिलेगा, और एक किस पे मिलेगा, 3a/4 पे मिलेगा। उसी तरीके से जब आप इस फेस पे देखोगे तो कितने कितने पे मिलेगा, a/4 पे मिलेगा, और फिर a/2 पे मिलेगा, और फिर कितने पे मिलेगा, 3a/4 पे। तो इस पे आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। तो इस फेज से जितना फ्लक्स पास होगा, इस फेज से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू बोथ xz plane will be same। ये भी आप लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू बोथ fz प्लेन विल बी सेम। अब आपको दिखाना है, यही कंडीशन आपको फिर से दी हुई है, फिर से मैं आपको दिखाता हूं, आप इमेजिन करो, आपको सब समझ आ जाएगा। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब आपका चार्ज एक यहां पे है, एक सेंटर पे, एक यहां पे है। तो अगर मैं इस फेस की बात करूं, कौन सा फेस, जो जेड और वाई जेड प्लेन में जो फेस है, उस फेस से, और ये जो वाई जेड प्लेन में जो फेस है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा, सेम फ्लक्स पास होगा। इन दोनों से भी क्या होगा, सेम फ्लक्स, क्योंकि यहां भी सिमिलैरिटी है। अगर आप देखोगे तो दोनों फेसेस में सिमिलैरिटी है, क्योंकि चार्ज आपका एक लाइन पे प्रेजेंट है। यहां पे भी वही कंडीशन है, यहां पे भी, ठीक है ना, दोनों जगह सेम कंडीशन है। तो यहां पे भी अगर आप लिखोगे फ्लक्स थ्रू बोथ, अब आप क्या लिए थे, वाई जेड प्लेन विल बी सेम, ठीक है ना, सेम होगा। उसी तरीके से आप तीसरी जो सरफेस है उसके बारे में आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको भी आप देख लो एक बार, इसको भी अगर आप देखोगे, ये वाली सरफेस जो यहां पे है और एक सरफेस जो यहां पे है, इसमें भी चार्ज की सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। चार्ज क्या होगा, सिमिलर जगह पे प्लेस है, तो यहां से भी फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तो आप उस तीसरी सरफेस के भी बारे में लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई। अब आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एक्स वाई। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू बोथ एक्स वाई प्लेन विल बी सेम। समझ आया आपको, ये सेम होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये क्वेश्चन था आपका जेई 2012 का, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जेई 2012 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपका एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागन है, जिस पे चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है, और क्या है यहाँ पे -2q, और यहाँ पे +2q, ये चार्ज है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये इसका सेंटर है एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को मैंने मान लिया O। अगर मैं सेंटर को O मानता हूं तो आपको पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल एट O, V एट O आपको बताना है। तो आपका क्या आएगा,
सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल आप निकालो। इसकी अगर साइड लेंथ है ए, ठीक है, ए अगर साइड लेंथ है तो पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। यहाँ पे दो लाइन बनाई हुई हैं, दो लाइन, ये मैं आपको बना देता हूँ डायग्राम में। एक लाइन ऐसे बनी हुई है और दूसरी लाइन आपकी ऐसे बनी हुई है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं पीटी लाइन और इसको मैं बोल देता हूँ एसआर लाइन, ठीक है। एसआर लाइन और पीटी लाइन, दो लाइन आपकी बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल बताना है सेंटर पे कितना आएगा। सेंटर पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो सभी की लेंथ कितनी आएगी, ए आएगी। तो के क्यू, इसको मैं चार्ज 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ, इसको 5, इसको 6, ठीक है। तो सभी के कारण मैं निकालता हूं के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए माइनस 2 के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई ए प्लस 2 के क्यू बाई ए, यही तो आएगा। अब बताओ के क्यू बाई ए और माइनस के क्यू बाई ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से के क्यू बाई ए और माइनस के क्यू बाई ए कैंसिल होगा, प्लस 2 के क्यू बाई ए और माइनस 2 के क्यू ए बाई कैंसिल हो जाएगा। वी नॉट अगर आप निकालोगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों में से विच लाइन किसमें से, पीटी और एसआर में से विच लाइन इज इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन। आपको किसके किसके बारे में पूछा जा रहा है, पीटी कॉमा एसआर, ठीक है। पीटी एसआर में से आपको बताना है कौन सी लाइन इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो, अगर मैं सबसे पहले एसआर को चेक करता हूं, एसआर लाइन को मैं चेक करता हूं, अगर मैं किसी इस पॉइंट पे हूं तो बताओ आप, सभी तीनों पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस कम है और तीनों नेगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। जब एग्जैक्टली आप सेंटर पे जाते हो तो इसका पोटेंशियल क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। जब आप यहां पे किसी पॉइंट पे हो तो ये तीनों नेगेटिव चार्ज से यहां पे पोटेंशियल क्या है, कुछ नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन चार्जेस से डिस्टेंस ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। इसका मतलब एसआर लाइन पे मेरा पोटेंशियल 0 नहीं है। अब मुझे चेक करना है पीटी लाइन पे, पीटी लाइन पे पोटेंशियल की क्या कंडीशन है। अब देखो, अगर आप इस पॉइंट पे आते हो, इस पॉइंट पे, तो यहां से प्लस क्यू का जितनी डिस्टेंस है उतनी माइनस क्यू की भी डिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल 0 हो गया। प्लस 2q माइनस 2q के कारण भी डिस्टेंस आपकी सेम है तो इसका भी पोटेंशियल 0, प्लस q और माइनस q के कारण भी डिस्टेंस सेम है तो इसका भी पोटेंशियल 0। अब मैं अगर सेंटर पे देखता हूं तो मेरा पोटेंशियल 0 है ही। अब मैं अगर इस पॉइंट पे चेक करता हूं, इस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे, तो अगर मैं टी पे देखूं तो प्लस q और माइनस q से सेम डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल इन दोनों के कारण 0, और प्लस 2q माइनस 2q के कारण भी पोटेंशियल क्या आएगा, 0, और प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण भी डिस्टेंस सेम होने के कारण पोटेंशियल क्या आएगा, 0। तो पीटी लाइन मेरी क्या है, इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है। समझ आया आपको। तो फटाफट आप ये क्वेश्चन किसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 था सपोज, ठीक है। ये आपका जेईई 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है जेईई 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक AIEEE 2009 का क्वेश्चन, रब कर रहा हूं मैं इसको। हम लोग देखेंगे AIEEE 2009 का एक क्वेश्चन गिवन है आपको, जिसमें आप 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल आपको गिवन है और वहां से आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है ना। 2 पॉइंट का पोटेंशियल आपको गिवन है तो आपसे पूछा जाता है वर्क डन कितना होगा। तो एक पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5, एक पॉइंट आपका A गिवन है
और दूसरा पॉइंट आपका बी गिवन है, 2 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है -4 वोल्ट, ठीक है। तो आप 100 इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करते हो, 100 इलेक्ट्रॉन यहां से आप ए से बी पे आप ट्रांसफर करते हो, कितने इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको बताना है कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप इसको ट्रांसफर करते हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताना है आपको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा। तो इसको आप फटाफट सॉल्व करो और बताओ मुझे। आप सॉल्यूशन में लिखूंगा तो आप उसको मैच करोगे अपने जो भी आपने सॉल्व किया रहा होगा, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको बताता हूं। अब देखो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं यहां पे बनाता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ए और बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में रहा होगा क्योंकि ये +10 वोल्ट है और ये -4 वोल्ट है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन को आप मूव करा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा होगा, Q इंटू ई इधर लग रहा होगा, Q इंटू ई इधर लग रहा होगा। आपको अगर मूव कराना है इलेक्ट्रॉन को तो इसका मतलब आपको इधर की डायरेक्शन में फोर्स कुछ लगाना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे, Q इंटू वी, इसके पोटेंशियल में कितना चेंज आया। तो वर्क डन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि फील्ड का फोर्स इधर है और आपको मूव कराना पड़ रहा है उसके ऑपोजिट। तो इसका मतलब आपको फोर्स लगा के लेके जाना पड़ेगा। फोर्स आप लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो प्लस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो आप, 100 इलेक्ट्रॉन आप ले जा रहे हो और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10 पावर -19 कूलम। और क्या मिलेगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड आपको Q इंटू डेल्टा वी लिखोगे ना, Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी आप निकालोगे तो Q कितना दिया हुआ है बताओ आप, 100 इंटू 1.6 क्रॉस 10 पावर -19, ये तो आ गया Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है, 10 -4 कितना आएगा, 10 -4, यही तो आएगा। तो कितना मिल गया आप बताओ, 100 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 क्रॉस 14, यही तो मिला, यही तो मिला ना आपको। तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी आप बताओ, इसमें आप 14 से मल्टीप्लाई अप्लाई कर दो, -22.4 क्रॉस 10 पावर -17, तो आप क्या लिख सकते हो, 2.24 क्रॉस 10 पावर -16 जूल का आपको वर्क करना पड़ेगा। ये आपका वर्क का अमाउंट होगा जो आपको 100 इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में करना पड़ेगा। अब हम इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, पोटेंशियल एट इनर पॉइंट आपको गिवन है। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, पोटेंशियल एट इनर पॉइंट, पोटेंशियल एट इनर पॉइंट गिवन है आपको, कितना दिया हुआ है, v इक्वल टू AR² प्लस बी, AR² प्लस बी, किसी भी इनर पॉइंट पे आपको गिवन है AR² प्लस बी दिया हुआ है। तो आपको बताना है रो की वैल्यू कितनी आएगी, इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है इस पे चार्ज डेंसिटी, ठीक है, रो इस पे चार्ज डेंसिटी है। ये आपका एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसके कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है। और क्या पूछा गया आपसे, रो की वैल्यू आपसे पूछी गई है, रो क्या आएगा, और क्या पूछा जा रहा है, ये EEE 2011 का क्वेश्चन है, AIEEE
2011 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बताओ आप फटाफट। चलो कर लिया होगा आपने। अगर ये एक स्फीयर है तो स्फीयर के किसी इनर पॉइंट पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि पोटेंशियल कितना आता है, कितना आता है आप बताओ। रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, किसी भी इनर पॉइंट पे यही तो आता है, यही आता है आपका पोटेंशियल। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो v इनर पॉइंट पे आपको कितना मिल जाएगा बताओ आप। यहां से मिल जाएगा रो r स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो स्मॉल r स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा। अब इसकी वैल्यू, ये तो आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, ए आर स्क्वायर को आप बी, ये आपका बी की तरह हो जाएगा, और यहां से कितना मिल जाएगा आपको, रो आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा। अब आपको कितना मिल जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो आपको रो कितना मिल गया, 6 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 6 ए एप्सिलॉन नॉट, ये रो की वैल्यू आ गई आपके। चलो लिख लिया होगा आपने, अब इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। चलो कर लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन किसका था, ये वाला क्वेश्चन EEE 2009 का था, ये AIEEE 2009 का क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको आप कर सकते हो। चलो अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी एग्जाम से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा गया हो, पूछा जाता है वैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम पर्पज से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक आपका स्फीयर है, एक स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है रो, और इसका सेंटर है C, और सेंटर C है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से एक पतला सा टनल बना देते हैं, एक सेंटर से इसके एक पतला सा टनल बना देते हैं, बहुत ही डायमेंशन लेस टनल है, टनल इतना पतला है कि वो इसके डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना इस पे चार्ज है वो उतना ही है, टनल की वजह से कुछ भी चेंज नहीं आता है चार्ज पे, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा टनल है, बिल्कुल एकदम पतला सा टनल बना हुआ है। तो इसमें सेंटर से ये टनल जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, what should be the velocity of a charge q whose mass is m, what should be the velocity of charge q so that it just crosses द टनल, टनल को ये जस्ट क्रॉस करे, तो आपको बताना है क्या स्पीड होनी चाहिए, और क्या दिया हुआ है, चार्ज इज थ्रोन फ्रॉम इंफिनिटी, चार्ज इज थ्रोन फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से हम किसी चार्ज को थ्रो अगर करें, यहां से मान लो ये हमारा इंफिनिटी पॉइंट है, यहां से अगर हम चार्ज को थ्रो करें v, जिसका मास है m और चार्ज है q, तो आपको बताना है उसका कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये टनल को क्रॉस कर जाए, टनल को क्रॉस कर जाए, ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं, आप मैच करोगे, ठीक है।
चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो बताता हूं, यहां पे हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। इन्फिनिटी पे बताओ पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। और अगर हम इसको इस तरीके से फेंके कि ये चार्ज इसके सेंटर पे पहुंच जाए, जब इसके ये सेंटर पे पहुंचेगा तो पहले इस पर इसका रिपल्सन हो रहा होगा, जब एग्जैक्टली ये सेंटर से थोड़ा सा आगे जाएगा तो रिपल्सन के कारण ये खुद ही बाहर निकल जाएगा चार्ज। तो अगर हम किसी तरीके से इसको फेंक के सेंटर तक पहुंचा दें तो उसके बाद ये रिपल्सन से बाहर निकल जाएगा, सेंटर के बाद ये रिपल्सन के कारण बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस चार्ज को एग्जैक्टली सेंटर तक पहुंचाना है। तो अगर हम इसकी एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होगी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ आप, हाफ एम वी स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी पे क्या है, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप सेंटर पे लिखते हो तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा बताओ आप, सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही तो आएगा, माइनस जीरो, ये वैल्यू आएगी, यही तो आएगी वैल्यू। अब यहां पे लिखो आप हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि आपने अंदर में देखा था कि इनर किसी पॉइंट पे कितना होता था, 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर होता था। तो अगर हम सेंटर पे जा रहे हैं तो स्मॉल r यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो होगा, ठीक है ना, स्मॉल r आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना है कितना आएगा, तो Q इंटू ये कितना आ गया बताओ आप, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, सिग्मा रो आर स्क्वायर, रो है ये, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा, रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर अगर आप लिखो तो क्या मिलेगा, Q रो आर स्क्वायर बाई एम एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बताओ आप, r इंटू रूट अंडर Q रो डिवाइडेड विथ m एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर है। अगर इस वेलोसिटी से आप उस किसी चार्ज को आप फेंकोगे इन्फिनिटी से तो वो जस्ट क्रॉस कर जाएगा इस टनल को, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज q whose mass is m so that it just crosses की जगह पे मैं कर देता हूं just touches द टनल, नहीं यहां पे है, अब यहां पे क्या हो गया, स्फीयर हो गया, स्फीयर को जस्ट टच करे, यहां पे अब कोई टनल नहीं है, ये हमारा क्या है, एक स्फीयर है, और स्फीयर को क्या कर रहा है, वो जस्ट टच कर रहा है, ठीक है ना, जस्ट टच करे। आपको बताना है कि उसको कितनी स्पीड हमें देनी पड़ेगी, फटाफट सॉल्व करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। आप उसको मैच करोगे अपने क्वेश्चन से, अपने आंसर से, कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। चलो तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। सोल्यूशन देखो क्या आएगा, अगर आप निकालोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, अगर ये जस्ट सरफेस को टच कर रहा है, जस्ट सरफेस को टच कर रहा है, तो इसकी यहां पे एनर्जी जितनी होगी वही क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो यहां इनफाइनाइट पे एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो हो जाती है, ये जस्ट रुक जाता है जब ये यहां पे पहुंचता है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा, पूरी इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई, इसके पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप निकालो, रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r की जगह पे आप क्या रख दोगे, कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से 2 कैंसिल होगा तो रो आर स्क्वायर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर आपको v निकालना है तो कितना मिलेगा बताओ आप, 2
रो आर स्क्वायर बाई 3m ε0। 3m ε0 यही तो आएगा। तो अगर आपको v निकालना है तो ये क्या मिल जाएगा, रूट अंडर मिल जाएगा। तो r आपका बाहर आ गया और यहाँ क्या मिल गया, 2 रो बाई 3m ε0। ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अगर जस्ट सरफेस पे पहुंचना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनको आप एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना। अगर आपको कहीं पे यहाँ पे सीट भी दिया जा सकता है कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये सीट को जस्ट क्रॉस कर जाए उसके सेंटर को, है ना, तो उसमें क्या करोगे आप, सीट की पोटेंशियल एनर्जी उसके सेंटर पे लगाओगे और फिर उसके बाद इससे आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करोगे। इसी तरह आपको रिंग दिया जा सकता है, रिंग के कारण भी आप निकाल लोगे। स्फेरिकल सेल आपको दिया जा सकता है, किसी टाइप की आपकी प्रॉब्लम बन सकती है। ये में जो सबसे अच्छी प्रॉब्लम बन सकती थी उस टाइप की मैंने प्रॉब्लम ली है जिसमें आपका सॉलिड स्फीयर है और उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो तो आपको इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपने डिसलाइक क्यों किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।